हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। जैसे ही मैंने एक क्रियाकलाप के द्वारा बताया भी था, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ये वाला हमने आपको क्या बताया था, क्रियाकलाप बताया था, समझाया था ये वाला। अब हम बात करते हैं आगे। आगे क्या है, नेक्स्ट है पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। जो हमें पदार्थ होता है उसके जो कण होते हैं वो कितने छोटे होते हैं, हमें इसके बारे में कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे कि जो पदार्थ होता है उसके कण कितने छोटे होते हैं। तो क्रियाकलाप है, पढ़ेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल 100 ml पानी में घोल लें। हमें क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4। KMnO4 ये पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है। आपको साइंस पढ़ने के साथ साथ में साइंस के जो भी फार्मूला हैं, केमिकल फार्मूलाज, वो लर्न करने हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, KMnO4। KMnO4, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2-3 क्रिस्टल लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के और 100 ml पानी में घोल लेंगे। फिर उसके बाद में क्या करना है, इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल कर 90 ml जल मिला दें। हमें क्या करना है, जो हमने 100 ml पानी में घोला था उसमें से कितना, 10 ml निकालेंगे और उस 10 ml को 90 ml जल में घोल देंगे। जो 90 ml जल हम लेंगे उस जल में हम उस 10 ml को घोल देंगे। फिर उसके बाद में क्या करना है, जो हमने 10 ml जल यानी 90 ml जल में घोला है, फिर उसके बाद में फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल कर 90 ml जल में घोल दें। फिर से हमें जो यानी कि यहाँ पर हमें जो विलयन प्राप्त होगा, जो 90 ml जल में हमने घोला था 10 ml KMnO4 को, इसमें से 10 ml फिर विलयन निकालना है और 90 ml जल में घोल देना है। फिर से हम घोलेंगे। फिर उसके बाद में ये क्रिया लगभग 5 से 8 बार तक तनुकृत करनी है। तनु का मतलब क्या होता है और सांद्र का मतलब क्या होता है वो हम अभी बताएंगे। क्या जल अब भी रंगीन है, हमसे ये पूछा जा रहा है। मैंने ये 5 से 8 बार क्रिया की, 8 बार तनुकृत किया, क्या फिर भी जल रंगीन है? तो हाँ, जल हल्का रंगीन होता है। क्यों रंगीन होता है वो बताएंगे। जैसे कि 100 ml इसमें क्या था, इसमें हमने जल ले लिया 100 ml, उसमें 2 टुकड़े ये क्या डाल दिए, पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए। ये बहुत ज़्यादा कलर्ड होगा। इसमें से 10 ml ये क्या ले लिया, विलयन निकाल लिया इस वाले बीकर में से। इस वाले बीकर से हमने 10 ml विलयन निकाल लिया, वो हमने इस वाले बीकर में डाल दिया। इस वाले बीकर में 90 ml जल था और 10 ml मैंने क्या डाल दिया, विलयन डाल दिया, तो ये 100 ml हो गया। इसकी अपेक्षा ये इस वाले बीकर में क्या हो जाएगा, ये कलर जो है फीका हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर इस वाले बीकर से हमने 10 ml विलयन निकाला और 90 ml जल लिया इस वाले बीकर में और इसमें डाल दिया। तो इसकी अपेक्षा इस वाले बीकर में जो कलर होगा, कलर का रंग भद्दा होगा। फिर से हम ये प्रक्रिया दोहराते हैं और इस वाले बीकर से 10 ml ये हम जल निकालते, विलयन निकालते हैं और दूसरे वाले बीकर में यानी कि इसमें 90 ml क्या है, जल है, और उसमें हम क्या मिला देते हैं, ये 10 ml विलयन मिला देते हैं। तो इस वाले बीकर में क्या होगा, जो भी रंग होगा वो बहुत ही हल्का होगा। तो इस टाइप से हम क्या कह सकते हैं, अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। हमें अनुमान लगाना है, कहने का मतलब
कि हमने कितनी बार इसको तनुकृत किया और फिर भी इसका रंग जो था हल्का होता गया, यानी कि जो कण थे वो पूरे पानी में घुलते गए, यानी कि बहुत ही छोटे कण थे तभी ये पानी में घुल पा रहे थे। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। हमने बहुत बार ये क्रियाकलाप किया, फिर भी क्या रंग हल्का होता जाता है, यानी कि ये कलर्ड होता जाता है, हल्का धीरे धीरे कम होगा, हल्का होगा। यह प्रयोग यह दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा, यानी कि अगर 1000 लीटर की मात्रा की अगर हम बात करें तो वो भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। कहने का मतलब अगर हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जो होगा उसके बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल होंगे, वो छोटे छोटे कण होंगे, और ये जो है ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। जो पोटेशियम परमैंगनेट का एक कण है वो कई छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः देखेंगे एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। अंततः एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जो ये कण हैं वो और छोटे नहीं हो सकते हैं, यानी कि और विभाजित हम इनको नहीं कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है, यानी कि डेटॉल 2 ml अगर हम डेटॉल ले लें और बार बार हम इसको तनुकृत करें, जैसे मैंने पोटेशियम परमैंगनेट किया था, तो उसकी भी जैसे हम तनुकृत करेंगे उसको, उसकी भी महक आती रहेगी। फिर इसके आगे देखते हैं क्या है। पदार्थों के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो पदार्थ होते हैं उनके कण इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं कि कितने छोटे होंगे। ठीक है, तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं जिससे कि हम एक कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब हम बताएंगे आपको कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, जो पदार्थों के कण होते हैं उनके अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। कोई भी पदार्थ है, पदार्थ हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे नमक है, नमक मैंने बोल दिया तो नमक का सूत्र NaCl, इसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। जो नमक है, नमक के जो कण हैं बहुत ही पास पास होंगे, बट उनके बीच भी रिक्त स्थान होता बहुत कम होगा, यानी ना के बराबर, क्योंकि वो सॉलिड है। ठीक है, और अगर हम कुछ ऐसी चीज़ ले लें जैसे लिक्विड है, जैसे मैंने पानी ले लिया है, यानी कि जल ले लिया, जल का सूत्र H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। यानी कि जल का सूत्र आपको अगर पूछा जाए आपसे कि जल का सूत्र क्या होता है, तो जल का सूत्र H2O होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। थोड़ा प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, जो हमारी PDF है वो जब ओपन होती है सही से, तो देखिए अब स्पष्ट रूप से जो भी मैंने पढ़ा है
वो दिखाई दे रहा है, बट अभी थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम हो गई। अब देखिए वो फाइल जो है ओपन हो रही है। तो यहाँ पर जो इश्यू है वो हम मानते हैं थोड़ी नेट की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं क्या बता रहा था ये बच्चों कि जो भी हम नींबू पानी बनाते हैं या चाय कॉफ़ी बनाते हैं, जैसे मैंने नींबू पानी बनाया, नींबू पानी में हम क्या डालेंगे, ये जल होता है, इसमें ये एक बर्तन लेते हैं, उसमें क्या हम भरते हैं, जल भरते हैं, और इसी में हम कुछ क्या डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, चीनी, ठीक है, यानी कि सर शर्करा डाल देते हैं। और जब इसमें वो शर्करा हम डालते हैं, फिर हम इसको क्या करते हैं, इस पानी को चलाते हैं किसी परख नली के माध्यम से, किसी छड़ के माध्यम से चलाते हैं, या किसी दूसरे बर्तन में इसको हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं, फिर इससे इसमें डालते हैं। क्यों ऐसा ये सब कुछ करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि पानी जो है वो हल्का सा हीट हो जाए, और जो भी उसके चीनी के कण पड़े हैं वो इस पानी में जो रिक्त स्थान होता है, उन रिक्त स्थानों के बीच में जो चीनी के कण होते हैं वो समावेशित हो जाते हैं। समावेशित यानी कि वो मिल जाते हैं, उनके बीच में सेट हो जाते हैं इस टाइप से। तो ये होता है कि जो पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे, जैसे जो पदार्थ होता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, हमने यहाँ से ये सिद्ध होता है जो भी जितने भी पदार्थ होते हैं उनके बीच में एक रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो हमें ये अब बताना है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तो गतिशील होते हैं, इनके बारे में बताना है। देखते हैं क्रियाकलाप। अपनी कक्षा में किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दें, क्यों, क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है। अपने प्रेक्षण को क्या करना है, नोट करना है। कहने का मतलब आप अपनी कक्षा में बैठे हुए हैं, ये आपका मान लीजिए कि ये आपका क्या है, क्लासरूम है। यहाँ पर आपने कैंडल रख दी और कैंडल को जला दिया। जलाने के बाद में यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, जो ये कैंडल है, कैंडल जैसे ही हम जलाएंगे तो इसकी सुगंध लेने के लिए आपको कितने समीप जाना पड़ेगा, यानी कि जो इसकी कैंडल है इसकी सुगंध लेने के लिए आपको वहाँ पर कितने समीप जाना पड़ेगा, ये हमें इसमें बताना है। सॉरी, कैंडल नहीं है, अगरबत्ती है, मिस्टेक हो गई थोड़ी। क्या है, अगरबत्ती है, अगरबत्ती को जलाना है, सॉरी, अगरबत्ती की ही तो सुगंध लेंगे, बुझी हुई अगरबत्ती रख दें, ठीक है, यानी कि जली ना हो तो बुझी हुई रखना है अगरबत्ती। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको कितना समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है। अपने प्रेक्षण को नोट करें। हाँ, तो ऐसा होता है, अगर अगरबत्ती बुझी हुई होगी तो हमें समीप जाना पड़ेगा, जबकि अगरबत्ती अगर जल रही होगी तो हमें दूर से इसकी स्मेल यानी कि सुगंध आएगी, ठीक है। अब क्रियाकलाप नेक्स्ट 1.4 में देखते हैं। 1.4 क्रियाकलाप क्या कहता है। जल से भरे दो मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्रियाकलाप है हमारा, जल से भरे 2 गिलास या बीकर लें, ठीक है। गिलास या बीकर लेना, बीकर क्या होता है, गिलास की ही तरह होता है बीकर भी, तो हमें गिलास या बीकर लेना है। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल और नीली स्याही डाल दें। हमें क्या करना है, 2 बीकर लेना है और एक बीकर के पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से क्या करना है, लाल या नीली स्याही डाल देनी है। दूसरे में क्या करना है, शहद डाल देना। दूसरे में हम क्या डालेंगे, शहद डालेंगे, ठीक है। पहले में नीली स्याही या लाल स्याही डाल देंगे। इनको अपने घर में या कक्षा में एक कोने पर
रख दें। हम अपने घर में या कक्षा में क्या करेंगे, अपने कोने पर अपने प्रेक्षण को नोट करें। फिर अपने प्रेक्षण को नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पेज आपका ये आ गया। क्या इसमें कहा जा रहा है, स्याही की बूंद के तुरंत बाद आपने क्या देखा। प्रेक्षण में नोट करना है कि जो हमने स्याही की बूंद डाली है, डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा। शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा। क्या स्याही के रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या कितने घंटे लगते हैं। हमें ये बताना है जो हमने स्याही पहले बीकर में डाली है या पहले गिलास में, ये हम प्रयोग घर पर भी कर सकते हैं। ये प्रयोग हम कहाँ, घर पर भी कर सकते हैं। और हमें ये देखना है जो मैंने पहले, जो हमारा फर्स्ट बीकर था उसमें हमने क्या डाली थी, स्याही डाली थी, इसमें जल भरा हुआ था, इसमें स्याही डाली थी। और सेकेंड बीकर हमारा क्या था, इसमें जल भरा हुआ था, इसमें हमने शहद डाला था। तो इसमें स्याही पड़ी है और उसमें शहद पड़ा है। तो हमें ये बताना है कि ये जो स्याही है ये कितने दिन या कितने घंटे घुलने में लेगी। और शहद, उसके बाद में हमें आगे पढ़ना है। हाँ, यही बताना है हमें कि स्याही कितने घंटे घुलने में लेगी, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं समय लगेगा इसमें। जो स्याही है, यहाँ पर शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद हमने क्या देखा, स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग परीक्षण कर सकते हैं, ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। आप अपने घर पर गिलास लेकर, ज़रूरी नहीं है कि बीकर ही हो, हमें प्रयोगशाला में जाकर बीकर ही लेना है, गिलास से हम ये परीक्षण कर सकते हैं। और प्रेक्षण में आप क्या पाते हैं वो अपने डायरी पर नोट डाउन कीजिएगा। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि सर इस टाइप से इस चैनल पर पढ़ाते हैं, जिससे कि आपका फ़ायदा हो, आपके दोस्तों को फ़ायदा हो। इसी टाइप से हमारे थर्ड वीडियो में आप नेक्स्ट क्लास देखेंगे। थैंक यू।